यहाँ मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो सबको अच्छे से आता है ना। ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करके बताओ मुझे बाई फैक्टराइजेशन। कर पाओगे सभी? ठीक है, तो करके बताओ। फैक्टर्स आए हैं ये। सही बात है, यही दो फैक्टर्स आएंगे। और रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स देखो, एक तो या तो ये जीरो के इक्वल, या फिर हम कहेंगे ये जीरो के इक्वल। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, या फिर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं इसके। यहाँ पे हम जीरो नहीं, हालांकि देखो, है तो ये मतलब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनी तो पॉलिनोमियल से, ये पहले पॉलिनोमियल था, फिर हमने इक्वल टू जीरो लगाया साथ में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो बोल तो जीरो सकते हैं, लेकिन मतलब रूट्स बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली सीधी सी बात ये है। जीरो हम बोलते थे पॉलिनोमियल के टाइम पे, यहाँ पे जो सोल्यूशन है एक्स और की एक्स की जो वैल्यूज हैं, उन्हें रूट्स बोलेंगे हम। अच्छा, तो एक तो तरीका ये हो गया, ये सबको आता होगा मुझे लगता है, ये जो मेथड है हर बच्चे को अच्छे से आता होगा। एक तरीका और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तीन होते थे लेकिन पहले, अब ये कट गया है। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और होता था, वो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करता था। आगे हम इस ही मतलब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी तुम्हें करके बताऊंगा, जैसे बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। धराचार्य एक मैथमेटिशियन हुए इंडिया के, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इस वजह से इस फॉर्मूले का नाम धराचार्य फॉर्मूला भी है। हाँ बेटा, रजत बताओ। ये वैल्यू है उसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू होती है उसके अंदर, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। इससे पहले मैं मिटा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू एक 5 आई है, एक -2 आई है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ, जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज होती है, एक क्वांटिटी होगी डिस्क्रिमिनेटर नाम की, उस पे भी आएंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइव करके भी दिखा सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, लेकिन क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सीधा फॉर्मूला बता दूं, ड्राइव करके न दिखाऊं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होता है, वो मेथड भी नहीं है सिलेबस में, नहीं तो मैं बता देता तो तुम्हें समझ में भी आता। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन में 2a। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का नाम है श्री धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान रखना इस चीज का, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का क्या नाम है? श्री धराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज है ना, बी, सी, ए, ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ से आती हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, तो ए की जगह पे ये लिखा जाएगा, जहाँ ए है वहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आता है। एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, तो जहाँ पे बी आ रहा है वहां पे एक्स का कोएफिशिएंट जो भी वैल्यू होगी वो बी हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म सी होता है,
तो सी की जो वैल्यू होगी वो पुट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वो दोनों वैल्यू रूट्स होंगी। तो इस तरीके इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। कई जगह पे क्या होगा कि फैक्टराइजेशन तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो फिर क्या करोगे, फिर हम ये यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पे तुम्हें लगेगा कि फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, दिक्कत हो रही है, इसका यूज कर लो, सिंपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मैं यूज करके बताता हूँ, देखना बच्चों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अभी हमने किससे सॉल्व किया था, इससे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। तब रूट्स आए थे इसका एक 5 और एक -2। अब देखते हैं इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे पहले ए बी सी की वैल्यू मेंशन कर दो। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 1। बी की वैल्यू कितनी है, -3। और सी की वैल्यू कितनी है इसमें, -10। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं आएगा, वो तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू कितनी है, -3। तो मैं ब्रैकेट लगा ले रहा हूं क्योंकि ये बाहर माइनस है, अंदर वाली वैल्यू भी नेगेटिव है, इस वजह से। फिर आएगा प्लस माइनस, ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, सी की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन 2 ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर होगा -3 का भी 9 ही हो जाएगा, 9। और इसका इंटू करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 10 या 40 हो जाएगा, और अपॉन में 2 बन जा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, और 40 प्लस 9 49 हो जाएगा, और अपॉन में 2। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर अंडर रूट 49 लिखा है तो 49 किसी का स्क्वायर होता है, किसका, 7 का, तो इसका रूट 7 हो जाएगा। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3 और प्लस और माइनस 7 अपॉन में 2। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। वैल्यूज पुट की मैंने और सॉल्व करता जा रहा हूं आगे, और कुछ नहीं किया है। अब ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि एक बार तुम्हें 3 और +7/2 वैल्यू लेनी है, और एक बार तुम्हें x इक्वल्स टू 3 और -7/2 वैल्यू लेनी है। मतलब एक बार 3 के साथ प्लस का साइन और 7 ले लो, एक बार माइनस साइन और 7 ले लो। ठीक है, x इक्वल्स हो जाएगा 7 + 3 कितना हो गया, 10 अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। और यहाँ देखना x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू देखो, जब हमने पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले वाले तरीके से किया था, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज न करते हुए फैक्टराइजेशन किया था, तब भी x की वैल्यू 5 आई थी और एक -2 आई थी। यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 और -2 आ रही है। तरीका समझ में आया बच्चों कि कैसे सॉल्व होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? हाँ, तो अब एक चीज देखना बच्चों ध्यान से, अगर ये जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू थी, रूट के अंदर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac जब एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, क्या आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू, जब एक पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका जो मतलब रूट है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई होगी। ठीक है, जब सॉल्व किया तो अलग अलग आंसर आए हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अंदर पूरा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों। अब अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, b² - 4ac की वैल्यू किसी प्रकार से 0 हो जाए, तो ये पार्ट 0, इधर वाला पार्ट पूरा 0, प्लस माइनस के बाद 0 होगा कि नहीं होगा, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ मुझे। तो यहां से एक चीज देखना, अगर ये 0 हो गया तो एक बार 3 + 0 लेंगे हम, और एक बार 3 -0 लेंगे। 3 को 0 के साथ ऐड करो तब भी 3 आएगा, 3 को में से 0 माइनस करो तब भी 3 आएगा, तो आंसर दोनों मतलब केस में 3/2 3/2 आ जाएगा, यानी आंसर सेम आ जाएगा, एक्स की दो सेम वैल्यू आ जाएंगी। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम्हें, अगर 0 हो जाए b² - 4ac की वैल्यू तो। अभी तो नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं है, यहाँ 7 ही रहने दो, लेकिन ये जो मैंने बताया इसे दिमाग में रखना। ठीक है, कि अगर वैल्यू b² - 4ac की 0 हो रही है तो आंसर तो सेम सेम आ जा रहे हैं। देख, ध्यान रखना इसका। अभी फिलहाल इसे नोट कर लो एक बार बच्चों, इसको नोट करो। हाँ बताओ।
हाँ, अंडर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट के अंदर ही आंसर आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल देखना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 41 आ जाती किसी प्रकार से, तो ये 50 हो जाता कि नहीं हो जाता? √50 हो जाता, अगर ये 41 आ जाती, 41 और 9 50 हो जाता। यहाँ पे फिर √50, तो यहाँ पे √50 रखते, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ √50, एक बार यहाँ 3 प्लस √50/2 हो जाता, एक बार 3 माइनस √50/2 हो जाता। ये तो वैल्यूज हो जाती, यही दोनों आंसर हो जाते। समझ में आया कि नहीं? यहीं तक छोड़ देते बस, यहीं तक छोड़ देते कि इससे आगे सॉल्व भी नहीं होगा, बस यही आंसर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो हम उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो रूट में छोड़ दो, ठीक है? बोलो बच्चों। देखो, फैक्टराइजेशन आसान है अगर वो तुम्हें मतलब क्लिक कर जाए दिमाग में। जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसमें तो पता चल गया कि इन दो फैक्टर्स में तोड़ना है हमें, बी को, बीच वाला टर्म है उसे हमें ऐसे ऐसे दो, 5 और 2 में तोड़ना है, पता चलेगा। कहीं कहीं वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी और फिर वहां पे तुम मतलब जल्दी नहीं कर पाओगे ये चीज पता कि जैसे क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइज कौन से दो नंबर्स में तोड़ना है इसे, तब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला काम आता है, ठीक है? जब फैक्टराइजेशन से प्रॉब्लम हो, फैक्टराइजेशन अगर तुम्हें दिमाग में क्लिक कर गया कि ये दो टर्म में तोड़ना है, तो वो आसान है। लेकिन अगर नहीं क्लिक करा के कौन कौन से दो मतलब टर्म में हमें बीच वाले टर्म को तोड़ना है, कौन से दो नंबरों में, तो फिर तुम क्या करो, शांति से इस फॉर्मूला का यूज कर लो, एबीसी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। इसे नोट करो अब बच्चों। और ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया या नहीं आया? प्रिंस, अब अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो करके बता पाओगे ऐसा? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना बच्चों, ठीक है? नोट कर रहे हो? नोट कर लो बेटा, चलो फिर ठीक है। हाँ बताओ बेटा। कुछ भी जरूरी नहीं है, नहीं लिखा आएगा, ठीक है? मैंने देखा है आज तक ऐसा लिखा नहीं आया है कि इसी पर्टिकुलर तरीके से, हालांकि आ भी सकता है, फैक्टराइजेशन से कभी कभी दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा कि इसे फैक्टराइजेशन से ही करके बताओ, रेयर है वो। लेकिन ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आती है 5 नंबर की, मैंने देखी है, 5 की आएगी या 3 की आएगी या केस स्टडी में भी आ सकता है, तो वहां पर तुम्हें बताएगा नहीं कि फैक्टराइजेशन से ही करो, तुम्हारा मन है जिस तरीके से करना हो करो, ठीक है? ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको फैक्टराइज करके मतलब इसको रूट्स निकाल के बताओ इस इक्वेशन के यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसके रूट्स निकाल के बताने हैं। दोनों केस में मतलब x = 2 x = 2 सेम आंसर आ रहा है, तो तुम्हें एक चीज पता चली होगी कि यहाँ पे वैल्यू जीरो बन रही होगी इसकी, b² - 4ac की बन रही है या नहीं? हाँ, जब भी अगर दो सेम आंसर आएंगे तो b² - 4ac की जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ये b² - 4ac, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो बनेगी, ध्यान रखना इस बात का। अगर तुमने कर लिया तो बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया देखना, और कर लिया है तब भी देखना, ऑब्जर्व करना चीज कि वैल्यू जीरो बन रही है,
यहाँ से कुछ चीजें अभी क्लियर होंगी, मतलब तुम्हें बताऊंगा मैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को, इसके आगे बारे में अभी मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद देखना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि रूट के अंदर वैल्यू जीरो बनेगी बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन, सी की वैल्यू कितनी है फोर, अपॉन टू इंटू ए, तो टू इंटू वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर का भी स्क्वायर सिक्सटीन ही आएगा, और ये फोर फोर या सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन बन गया अंदर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स इक्वल्स हो गया फोर प्लस माइनस रूट जीरो अपॉन टू। ठीक है, और रूट जीरो का मतलब क्या है जीरो, जीरो पे रूट लगेगा तब भी जीरो ही, तो जीरो ही रहेगा। देखना आगे, x इक्वल्स टू फोर और प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू हो गया ये, तो एक बार x इक्वल्स टू फोर प्लस जीरो ले लेंगे हम, और एक बार x इक्वल्स टू फोर माइनस जीरो पॉइंट टू ले लेंगे। x इक्वल्स टू फोर प्लस जीरो भी फोर ही होता है, फोर अपॉइंट टू, टू आ गया, और यहाँ से x इक्वल्स टू ये भी फोर अपॉइंट टू, यानी कि x इक्वल्स टू टू आ गया। सबका यही आंसर आया, पहले तो ये बता दो मुझे, हाँ या ना। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं बता रहा था कि अगर जीरो बन गया यहाँ पे तो जीरो बन गया, तो दोनों बार जीरो लेंगे, दोनों आंसर। हाँ रजत क्या पूछ रहे बताओ बेटा, कुछ पूछना रजत? हाँ तो देखो एक चीज समझ में आई कि जब दो सेम आंसर आ रहे हैं यानी रूट्स दोनों सेम है, तब डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो होता है हमारा। ठीक है, और जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू आई थी इसकी 49 आई थी 49, तो दो अलग अलग आंसर आए थे, दो अलग अलग आंसर आए थे। ठीक है, कितना समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उस पे भी आते हैं, यही बताने वाला था मैं। तब तक तुमने पूछा कि रूट के अंदर माइनस हो, तो देखना ध्यान से अब। हाँ मैंने बेटा ये बताया कि जब भी मतलब ये रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसकी वैल्यू जब भी जीरो होगी तो दोनों रूट्स आएंगे इक्वल, जब भी पॉजिटिव होगी तो दोनों रूट्स आएंगे अलग अलग डिफरेंट। ठीक है, देखो किसी भी चीज की तीन वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो, या नेगेटिव, या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का केस समझ में आ गया तुम्हें कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और अगर जीरो हो गई तो दोनों सेम आएंगे। लेकिन नेगेटिव की बात करी क्या हमने अभी तक, कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकती है, नहीं करी है अभी तक नेगेटिव की बात। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, ध्यान रखना, देखना अभी ध्यान से। आज तक तुमने रूट के अंदर कभी भी माइनस देखा है, नेगेटिव नंबर देखा है? नहीं देखा होगा, किसी भी बच्चे ने बताओ। है कोई बच्चा जिसने देखा हो? नहीं देखा तो देखना अब ध्यान से। अभी तक रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, रूट के अंदर माइनस टू, रूट के अंदर माइनस वन, रूट के अंदर माइनस थ्री, कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं देखी। उसका रीजन है, हमारा जो मैथ्स पढ़ते हो तुम टेंथ तक, ये पूरा रियल नंबर्स के अंदर आता है। तुम्हारे लिए अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर है रियल नंबर, सारे के सारे इन्हीं के अंदर आते हैं। और ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं है। समझने की कोशिश करना कि जो नंबर सिस्टम का चार्ट है वो इस प्रकार से है कि सबसे टॉप पे बैठे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं, एक रियल, रियल नंबर्स, और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब तुमने रियल नंबर का चार्ट तो अच्छे से पढ़ा है सबने, रियल के बाद रैशनल इरेशनल पढ़े हैं। रियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, फिर रैशनल के टाइप्स पढ़े होंगे तुमने, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, रैशनल के टाइप्स पढ़े होंगे तुमने। ठीक है,
फिर आगे इवन, ऑड, नेचुरल, कंपोजिट, होल नंबर, ये सारी चीजें तुमने पढ़े होंगे। लेकिन तुम्हारा पूरा मैथ यहाँ तक, 10th क्लास तक का पूरा मैथ इसके अंदर आता है, इसके अंदर, इससे आगे हमने बात ही नहीं करी। ये जो नंबर होते हैं, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ये तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। 11th में जब पहुंचोगे तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का ही एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर तुम्हें इसके बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी तुम्हारा मैथ्स इसके अंदर है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है तो वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है। समझ में आया कि नहीं आया? रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए अभी डिफाइंड नहीं है वैल्यू। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो किसी बच्चे को। इनके बारे में जब तुम 11th में होगा तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, सब कुछ। ठीक है, फिलहाल हमें इस पे फोकस करना है, रियल पे। ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाने से, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं इमेजिनरी है, इस वजह से नॉट डिफाइन, अभी हमारे लिए डिफाइन नहीं है चीज अभी। हालांकि होता है 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये चीज डिफाइन नहीं है तुम्हारे लिए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन गई तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तुमने पूछा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन में 2a आ जाए। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई अंदर, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो ये आंसर कैसा आएगा? रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा? ये आंसर इमेजिनरी आएगा। ठीक है, हाँ, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी कहलाती है, तो ये आंसर इमेजिनरी है। तो क्योंकि हमें रियल आंसर निकालना है, अभी सारी चीजें रियल में पढ़नी है, तो बोल देंगे कि कोई रियल रूट है ही नहीं इसका, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो? कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आई बात या नहीं बच्चों? यस और नो? बताओ सचिन। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनने वाला आ जाएगा, और आएगा तो क्या करना है वो भी सिखाऊंगा मैं, देखना अभी। इसे मिटाता हूं, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में दिया होगा। ध्यान से देखना बच्चों। इसके बाद यहीं से एक नया टॉपिक मतलब शुरू होता है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स निकल के आने वाले हैं, रूट्स का मतलब तुम्हारे जो आंसर आने वाले हैं, एक्स की दो वैल्यूज, वो दोनों वैल्यू कैसी होने वाली हैं, उस उनका नेचर क्या होगा, ये इस टॉपिक का नाम है। और ये हम बता सकते हैं किससे? b² - 4ac से। b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी। b² - 4ac, सिर्फ इतना, रूट नहीं है, इस पर ध्यान रखना। रूट के अंदर की जो वैल्यू है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बता देता है कि रूट्स कैसे होने वाले हैं। तीन प्रकार के रूट्स होते हैं, हम ये हमने देखा है। कैसे कैसे? पहला, रियल होते हैं एंड डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कब होगा? ये जब होगा व्हेन जो डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा, जैसा कि हमने वो पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, जहाँ 5 और -2 आ रही थी वैल्यूज, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट में आया था 49 प्लस का 49। ठीक है, दूसरा, रियल एंड इक्वल, यानी रियल होंगे रूट्स लेकिन इक्वल होंगे। रियल और इक्वल किस केस में आते हैं बच्चों? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। हाँ, तीसरा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कोई रियल रूट होगा ही नहीं। नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये कब कंडीशन है? व्हेन डी क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा, यानी लेस देन जीरो होगा, जीरो से छोटा। ये तीन कंडीशंस होती हैं, इससे हम मतलब हम क्वेश्चन में क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि कैसे उसके रूट्स निकल के आने वाले हैं। मतलब पहले तो रियल आएंगे या नहीं, यही सवाल होगा। फिर रियल रूट्स होंगे या नहीं, फिर रियल में भी दो होंगे, या तो अलग अलग होंगे या बराबर होंगे। समझ में आया? और वो बताएगा डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो बोल दो
रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर आ जाए जीरो तो बोल दो रियल होंगे और बराबर आएंगे दोनों, और अगर लेस देन जीरो आ जाए तो बोल दो कोई रियल रूट नहीं आएगा, सॉल्व ही नहीं करेंगे आगे हम। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? यस या नो बोलो एक बार। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैं पूछूं इसके कैसे रूट्स होंगे, बिना सॉल्व करे बताओ, तो तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव आ जाए तो बोल दो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे। अगर जीरो आ जाए तो बोल दो रियल और इक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव आ जाए तो बोल दो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल, इसको तीनों कंडीशंस को नोट करो बच्चों, जल्दी से। और फिर इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। नोट हो गया? अगर कोई नोट कर रहा हो तो यस बोलो, और नहीं कर रहा हो तो मैं मिटा रहा हूँ फिर। क्वेश्चन है बच्चों कि तुम्हें पहले चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सॉल्व करके बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और क्वेश्चन है तुम्हारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 और इक्वल्स टू 0। चेक करके बताओ कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स, या नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, दोनों ही केस में सॉल्व करके बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अच्छा, तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो नेगेटिव आया है। बी की वैल्यू -3, 4 × a की वैल्यू 2, और ये 5 हो गया। और b² - 4ac, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है 3 का? 9। 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये तो -30 बना रहा है, नेगेटिव आ गया। डी इज लेस देन जीरो, लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। और आगे सॉल्व नहीं करेंगे फिर हम। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? सचिन ठीक है, क्लियर है अब? सॉल्व करेंगे फिर, अभी करके बताऊंगा, देखना ध्यान से। ये मिटा रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा। बोलो रजत।
हम्म। अगर क्वेश्चन बोले कि चेक द नेचर ऑफ रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अगर क्वेश्चन नहीं बोले तो मत निकालना। ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है अगर कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, या मतलब चेक चेक नेचर ऑफ रूट्स, ऐसा कुछ लिखा है, तो तुम क्या करोगे, चेक करोगे, निकालोगे ये डिस्क्रिमिनेंट। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, ये करके बताओ। क्वेश्चन है 3x² -4√3x +4 इज इक्वल्स टू 0। 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट इसका। तो रूट्स आएंगे इक्वल, और आएंगे इक्वल तो सॉल्व करके बताओ फिर। यानी कि लिख दो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई है तो लिख दो कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स लिख के और उसके बाद में सॉल्व कर दो फिर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का हो जाएगा 16, 16 3 या 48, 4 4 या 16 3 या 48, सही बात है। इसका आंसर आ गया 0। यानी कि हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। फिर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स इक्वल्स टू -v प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। इनकी रखेंगे वैल्यूज। माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -4√3, प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू कितनी आई, 0/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, हाँ 3। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस +4√3 प्लस माइनस 0/में 3 2 जा 6। x इक्वल्स टू एक होगी वैल्यू 4√3 प्लस 0/6, और एक वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू 4√3 -0/6। दिख रहा है बच्चों इधर, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और x इक्वल्स टू 4√3 -0/6। ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, सेम ही आंसर आना है। ये भी 4√3/6 हो गया, और ये भी 4√3 बिल्कुल कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 2√3/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बिल्कुल कट जाएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ मुझे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछो। देखो सुनो रजत, आगे मत काटना, उसका रीजन क्या है। मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि √3 से √3 बार कट जाएगा, ऐसा यही कहना चाह रहे हो। ये मत करना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं छोड़ते हम। क्लास 9th में एक चीज सीखे होगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनल वैल्यू छोड़ते हैं, यही छोड़ देना, यही आंसर है इसका फाइनल। ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल वैल्यू आ जाए ना, तब भी रेशनलाइज कर देते हैं हम। हम्म। अंकुर समझ में आ रहा है तुम्हें। ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर पाओगे अब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, करके बताओ।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके बताना बच्चों। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट, इफ रियल रूट एग्जिस्ट। पॉजिटिव आ रहा है तो फिर यानी कि टू डिफरेंट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट। लिख दो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और फाइंड कर दो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। देखते हैं, ये 36 हो गया, 4 2 जा 8, 3 जा 24। 36 में 24 घटाया कितना बचा, 12। तो डिस्क्रिमिनेंट 12 आया होगा तुम लोगों का सबका। यस और ठीक है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे हम। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आगे फर्दर, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में 2 2 जा हो गया 4। 2√3 कैसे लिख सकते हैं, तो 12 के फैक्टर करोगे अगर, 2 इंटू 3 आता है, जिसका पेयर बन जाए बाहर चला जाता है, तो 2√3 लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, 2 बाहर कर दिया हमने। तो एक बार एक्स की वैल्यू एक हो गई 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और एक 6 एक्स की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ से दो कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4। यहाँ से दो कॉमन गया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ से दो चला गया तो यहाँ 1 बचा, 1 इंटू √3 यही हो गया। सेम टू सेम यहाँ करेंगे हम, एक्स इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 और अपॉन में 4। काट दो, 2 से ये 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 प्लस √3 अपॉन 2। और एक आ जाएगी, ये जब यहाँ से 2 से 1 बार और 2 से 2 बार कटेगा, तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन में 2। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्या। ये वाले 2 से ये वाला 4 काटने की बोल रहे हो तुम, ऐसा बेटा कैसे कर दोगे बेसिक्स में, मतलब ये चीज तो आनी चाहिए यार तुम्हें कि जैसे 6 प्लस 2√3 लिखा है अपॉन 4, तो इससे इसे कैसे काट दोगे तुम, नहीं काट सकते हैं। जब ऊपर दो चीजें मल्टीप्लाई में है, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो एक चीज से ये वाला कट सकता है, या तो इससे ये वाला पूरी की पूरी चीज से कट जाए या इससे कट जाए। जब भी प्लस में ऐसे आ गया कि 6 प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है, तो प्लस में तुम ऐसे नहीं काट सकते कि इससे से काट दो या इससे से काट दो, ध्यान रखना इस चीज का। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। हाँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों ये समझ में आया होगा तुम्हें टॉपिक सबको। हाँ या ना।
तो अब सुनो ध्यान से, इससे पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन को। क्या? कौन सा वाला ब्रैकेट बेटा? ये वाला? यहाँ से इनमें से मुझे दिख रहा है साफ साफ कि दो कॉमन लेके चार से कट जाएगा। ऐसा नहीं काट सकते हम कि छह से काट दिया, इससे से काट दिया। तो मैंने दो कॉमन लिया, इन दोनों में से, ये वाले टर्म में से इस वाले टर्म में से दो कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा तीन। टू थ्री जा सिक्स होता है, वापस इंटू करूंगा, टू थ्री जा सिक्स बनेगा। यहाँ से ये टू चला गया तो यहाँ रूट थ्री बचा, वापस इंटू करूंगा, टू रूट थ्री बनेगा। अब टू से इसे काट सकता हूँ, टू वन जा टू और टू टू जा फोर, ये किया है मैंने। सेम स्टेप यहाँ पे किए हैं, टू कॉमन लिया है। समझ में आया या नहीं आया बताओ? यहाँ तक छोड़ दें तो देखो ऐसा है, तुम अभी छोटे बच्चे तो हो नहीं, इतना तो सबको आता है काटना। अब तुम्हें कोई नई चीज मिली है सीखने को, तो सीखा करो, ये मत सोचो कि हम छोड़ देंगे। ये सीखो कि अगले बार आएगा तो ऐसा क्वेश्चन, यहाँ से कॉमन ऊपर से कुछ आ रहा होगा तो हम ले लेंगे कॉमन, खुद से कर लेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? टीचर टू टीचर डिपेंड करता है ये चीज, काट भी सकता है कोई टीचर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही नंबर इस पे? तो तुम लोग जैसे कोई नई चीज सीखने को मिली कि कॉमन लेके ऐसे काट सकते हैं, तो ये सीखा करो, बेसिक्स है ये। ठीक है, कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम मतलब गलती नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये मन में आना चाहिए तुम्हारे। ठीक है बच्चों, अब होमवर्क सुनो। एनसीईआरटी में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिखेंगी, तुम लोग सॉल्व करके देखना उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की। इस चैप्टर में जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन और बनते हैं, के की वैल्यू निकालने वाले, वो भी करा दूंगा मैं। ठीक है, कल कराऊंगा, लेकिन आज तुम्हारे लिए इतना काफी है। तुम्हें आज क्या क्या सीखने को मिला? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की हेल्प से हम कैसे पता कर लेते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, या होंगे ही नहीं, रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ये चीज पता कर सकते हैं हम इससे। ये तीन मतलब दो चीजें सीखी हैं तुमने आज। ठीक है, इसको रिवीजन करना अच्छे से, प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सारे करके देखना तुम लोग किसी से। ठीक है, तीनों एक्सरसाइज के मिला के बता रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, थर्ड वाली में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से ऐसे सॉल्व करके देखना। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की जो है वैल्यूज निकालना, यानी रूट्स निकालना इसके। ठीक है बच्चों? हाँ, हाँ बताओ बेटा, बोलो। हाँ फैक्टराइजेशन, ना फैक्टराइजेशन का मतलब तो वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है सबको, आता है या नहीं आता? फैक्टराइजेशन तुमने चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चंस किए हैं, ये वाला तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, तो इससे करके देख लेना वो। ठीक है, हालांकि वो तो करने तो फैक्टराइजेशन से ही है, फैक्टराइजेशन का मतलब वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग इससे करके देख लेना, क्योंकि ये जो है तुम्हारे लिए नया है। ठीक है बच्चों? हाँ, सचिन बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो? सचिन दोबारा बोलो एक बार बेटा, आवाज नहीं आई तुम्हारी, मुझे सुनाई नहीं दिया सही से। बताओ बताओ। आज ही क्लास बच्चों फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है?